ये अधिकारी आते थे एसडीएम और डीएसपी। तो स्पेशली जब पुलिस की जो वर्दी थी वो मुझे बहुत ही आकर्षित करती थी। मैथ्स लेने के बाद सभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं दिल्ली चला गया था यूपीएससी की तैयारी करने। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। और फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद मेरे इंटरव्यू मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन चूंकि भाग्य को मंजूर नहीं था और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम। स्केलिंग के कारण जैसे भी मार्क्स थोड़े से कम रह गए थे और अंततः सिलेक्शन नहीं मिला। और चूँकि इतनी जी जान से तैयारी की थी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा निराशा हो गई थी। लेकिन फिर वही जीरो से स्टार्ट करना होता है। फिर से खुद को मोटिवेट रखने के लिए भी देखिए पीयूष जी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है खुद को मोटिवेट रखना। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली में छोड़ चुका था। दिल्ली के बाद मैं घर पे ही था अपने बहरोड़ी। उसके बाद फिर से अपने आप को तैयार किया इस चीज़ के लिए और मैं जयपुर आ गया। मैं जयपुर रहा और जयपुर के रहने के दौरान ही मैंने RS 2012 का प्रीलिम्स निकाला, मैंने मेंस निकाला, फिर वापस से इंटरव्यू आ गया। फिर वही चीज़ दिमाग में रहती है कि कहीं वापस से इंटरव्यू में जाएं फिर रह जाएं। लेकिन इस बार भाग्य ने साथ दिया मेरा और RPS में सिलेक्शन मेरा हो गया। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं एक बार फिर स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। राजेश आर्य जी इनका नाम है। आज हम इनकी जुबानी, इनके संघर्ष की कहानी हम जानेंगे। कैसा क्या संघर्ष रहा आपके बचपन से लेकर के और आज तक का जो संघर्ष रहा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बचपन कहाँ बीता, कैसा रहा आपका बचपन? धन्यवाद पीयूष जी। देखिए सफ़र काफ़ी लंबा है। बचपन की बात की जाए तो बचपन चूँकि मैंने 7th क्लास तक फलोदी है, जोधपुर ज़िले में फलोदी, तो पापा की पोस्टिंग वहीं थी तो वहीं पढ़ाई की मैंने 7th क्लास तक। उसके बाद बहरोड में, चूँकि नेटिव प्लेस मेरा बहरोड ही है, बहरोड के पास में गांव है तो बहरोड में रहना हुआ था। फिर पापा का ट्रांसफ़र बहरोड हो गया था तो बहरोड में मैंने पढ़ाई की 8th से लेकर 12th तक। मैंने फिज़िक्स और मैथ्स लिए थे। मेरे सभी जो साथी थे वो क्या 10th के बाद मैथ्स लेने के बाद सभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, उनका इंजीनियरिंग में स्कोप है। लेकिन मेरा क्या, जैसे अपन स्कूल में थे और जब 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम होते थे तो ये अधिकारी आते थे SDM और DSP। तो स्पेशली जब पुलिस की जो वर्दी थी वो मुझे बहुत ही आकर्षित करती थी। DSP साहब आते थे, मंच पे बैठते थे तो उनको देख के जो उनका चार्म है तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तो तभी से ठान लिया था 9th 10th से कि अपने को इसी जगह आना है। सिविल सर्विसेज के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन ये था कि घर पे कह दिया था कि मुझे यही करना है। तो 10th के बाद भी जब 11th में 12th पढ़ाई की तो मैंने इंजीनियरिंग में ना जाके मैंने BSc की, मैथ से BSc की। और ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैं दिल्ली चला गया था UPSC की तैयारी करने। दिल्ली में चूँकि मैं हिंदी मीडियम से था, काफ़ी स्ट्रगल किया वहाँ पे। दिल्ली में रहा, कोचिंग की मैंने, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मैंने। उसी दौरान क्या हुआ कि RS 2007 की वैकेंसी निकली थी। RS 2007 में UPSC का मैंने दिया था, लेकिन उसका मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। थोड़ा सा मतलब जो जोश था वो ठंडा हो गया था। लेकिन फिर से मैंने अपने आप को मोटिवेट करते हुए, चूँकि उसी दौरान RS की भर्ती आ गई थी, RS 2007 की, मैंने पूरी तैयारी की RS की। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। और फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद मेरे इंटरव्यू मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन चूँकि भाग्य को मंजूर नहीं था और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उस टाइम। स्केलिंग के कारण जैसे भी मार्क्स थोड़े से कम रह गए थे और अंततः सिलेक्शन नहीं मिला। और चूँकि इतनी जी जान से तैयारी की थी और सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा निराशा हो गई थी। यार इतना अपन ने किया, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कोई कमी रह गई होगी। लेकिन फिर वही जीरो से स्टार्ट करना होता है। फिर से खुद को मोटिवेट रखने के लिए भी देखिए पीयूष जी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है खुद को मोटिवेट रखना सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। अब चूंकि RS में नहीं हुआ था तो फिर एक तरह से ऐसा लगा कि UPSC तो क्या होगा,
हालांकि उस दौरान मैंने यूपीएससी और दिए थे, लेकिन प्रीलिम्स नहीं हुआ वापस से। तो मेरा पूरा फोकस आरएसपी हो गया था फिर। और इसी बीच मैंने 2010 जो आरएस था उसमें दूसरा अटैम्प्ट दिया था, उसमें मैं फिर से इंटरव्यू में पहुंचा फिर, लेकिन वापस से भाग्य ने साथ नहीं दिया और पुनः मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक तरह से उस टाइम निराशा घर कर गई थी, अब क्या करें अब क्या करें। तो फिर थोड़ा अपने जो परिचितों से मैंने सलाह ली, तो किसी ने बताया कोई बैकअप तो रखिए आप, क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई थी। फिर मैंने ज्योग्राफी, चूँकि मेरा सब्जेक्ट था सिविल सर्विसेज में, तो ज्योग्राफी से मैंने एमएससी की, फिर एमएससी की ज्योग्राफी से। और एमएससी के दौरान ही मैंने नेट जेआरएफ जो लेक्चरर के लिए होता है वो मैंने क्लियर कर दिया था। फिर मेरा जेआरएफ के मैंने होने के बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एंट्रेंस होता है, पीएचडी के कोर्स वर्क में, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था पीएचडी करने के लिए। और मेरी पीएचडी स्टार्ट हो गई थी। और जेआरएफ के चूँकि मेरा जेआरएफ था तो स्टाइपेंड मिलता था, कुछ स्टाइपेंड मिलता था, तो खुद का खर्चा निकल जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं था कि अपन सिविल सर्विस सर्वेंट नहीं बने, वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, एक कसक तो रहती है। तो फिर से मेरा ये था कि चलो, अब निराश तो था, लेकिन फिर वैकेंसी आ गई थी आरएस 2012 की। अब चूँकि वापस से अपन हमेशा इंटरव्यू में जाके रह गया था मैं, तो ऐसा लगा था कि इस बार फिर से अच्छी तैयारी करेंगे। दिल्ली में छोड़ चुका था, दिल्ली के बाद मैं घर पे ही था अपने बहरोड़ी। उसके बाद फिर से अपने आप को तैयार किया इस चीज़ के लिए, और मैं जयपुर आ गया। मैं जयपुर रहा, और जयपुर के रहने के दौरान ही मैंने आरएस 2012 का प्रीलिम्स निकाला, मैंने मेंस निकाला, फिर वापस से इंटरव्यू आ गया। फिर वही चीज़ दिमाग में रहती है कि कहीं वापस से इंटरव्यू में जाएं फिर रह जाएं। लेकिन इस बार भाग्य ने साथ दिया मेरा, और आरपीएस में सिलेक्शन मेरा हो गया, आरपीएस में। आपने देखा किस तरह का ये एग्ज़ामिनेशन का जो संघर्ष था। सर, इसके बाद जो आपकी पहली पोस्टिंग हुई, वो उसका क्या अनुभव है? पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? देखिए, चूँकि पुलिस सर्विसेज में क्या होता है कि एक तो ट्रेनिंग काफ़ी लंबी चलती है। पहले फाउंडेशन कोर्स होता है जो सभी स्टेट सर्विसेज के होते हैं, एक साथ होता है, ओटीएस जयपुर में, करीब 100 डेज़ का वो होता है। उसके बाद राजस्थान पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग बेसिक, इंडोर आउटडोर के उसमें सेशन चलते हैं, और वो करीब 9-10 महीने की हमारी हुई थी। उसके बाद हमारी फील्ड ट्रेनिंग होती है थानों पे और ये सीओ ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, यहाँ पे होती है। तो ये भी करीब 8-10 महीने की ट्रेनिंग होती है। और पूरी ट्रेनिंग होने के मतलब 2 साल तो आपके ट्रेनिंग में ही निकल जाते हैं पुलिस में। फिर ट्रेनिंग होने के बाद पहली पोस्टिंग मेरी हुई नसीराबाद, सीओ सर्किल ऑफिसर नसीराबाद लगाया गया मुझे। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई भीलवाड़ा, सीओ सदर, सर्किल ऑफिसर सदर लगाया गया। सदर में मैं करीब 1.25 साल रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया सीकर में रहा, सीकर सीओ ग्रामीण, वहाँ करीब मैंने 2.5 साल सेवाएं दी। और सीकर के बाद मेरा यहाँ पे, चूँकि यहाँ स्पेशल चयन होता है एंटी करप्शन ब्यूरो में इंटरव्यू के मार्फत, तो वो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरा चयन हो गया था यहाँ पर एडिशनल एसपी के पद पर। फिर उसी दौरान 2022 में मेरा रेगुलर प्रमोशन हो गया एडिशनल एसपी के रूप में। जी। तो सर, आप जब ये करप्शन की इनकी दुनिया के अंदर आप आए, तो उसके बाद आपको कैसा लगा कि भ्रष्टाचार, तो कैसा आपको दिखाई दिया कि भ्रष्टाचार कितने हद तक होगा और उसको किस तरह से कम करने के लिए आपने प्रयास किया? जी। देखिए, पुलिस की जॉब से जैसे ही मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में आया, चूँकि उस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो में अच्छी कार्रवाइयाँ हुई थी। चूँकि राज्य सरकार की एक प्रीमियम एजेंसी है और अच्छी कार्रवाई हुई थी। कई मतलब बड़े बड़े अधिकारी ट्रैप हुए थे, आईएएस, आईपीएस, आरएस, आरपीएस जैसे अधिकारी भी ट्रैप हुए थे। तो मुझे लगा कि जो इतना बड़े ट्रैप कर रही है जो एजेंसी, तो उसका मुझे हिस्सा होना चाहिए। पुलिस काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। पुलिस से जैसे ही मैं इसमें आया, तो इसका थोड़ा सा वर्क कल्चर अलग है। इसमें हमें पीसी एक्ट के तहत ही कार्रवाई करनी होती है। वर्क कल्चर थोड़ा सा पुलिस से अलग है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पुरानी फाइलों को देखा, सीखा यहाँ पर कि किस प्रकार से पीसी एक्ट के तहत तफ्तीशें की जाती हैं और कार्रवाइयाँ की जाती हैं,
तो मैं करीब यहाँ पर आया था अप्रैल 2022 में। तो उस दौरान कोशिश की अपने आसूचना तंत्र को, यहाँ पे जो मेरे कार्यालय में लगे हुए कार्मिक, इनको एक्टिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आसूचना लेके आएँ। और इस का ये असर हुआ कि 2022 में करीब 13 ट्रैप कार्रवाई हमारी चौकी ने की, हमारी यूनिट ने, यहाँ एसीबी टोंक ने 13 ट्रैप कार्रवाई की और बड़ी अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं। और इस वर्ष भी, जनवरी चल रही है, इस वर्ष भी हमने 2 ट्रैप कार्रवाई कर दी है। 2 ट्रैप कार्रवाई इस वर्ष हो चुकी है और पहले भी कई ट्रैप इन्होंने किए हैं। तो सर, इस ट्रैप के दौरान आपको कैसा लगा कि लोग क्यों लेते हैं घूस हैं, मतलब उनको तनख्वाह मिल रही है उसके बावजूद वो घूस ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोभ की प्रवृत्ति उनमें दिखाई देती है। तो इसको रोकने के लिए, परमानेंटली रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, ये एक व्यक्तिगत लालच होता है, जो कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वेतन बहुत अच्छा है यहाँ पर, इंक्रीमेंट भी लगता है यहाँ पर, साल में 2 बार डीए भी बढ़ता है, एक अच्छी अपन एक सुखद जीवन यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ कार्मिक जो कि भटक जाते हैं राह से, व्यक्तिगत लोभ लालच के वशीभूत होकर, तो उनकी शिकायतें हमारे पास आती हैं। अब चूँकि यहाँ पे जो परिवादी भी आते हैं शिकायत करने, आसानी से नहीं आते हैं। परिवादी को भी ये लगता है कि अगर मैं वहाँ पे चला गया, एसीबी में ट्रैप करवा दिया, तो मतलब मैं ब्लैक लिस्टेड हो जाऊँगा या मेरा काम नहीं होएगा, पेंडिंग काम नहीं होएगा, और मुझे हे दृष्टि से लोग देखेंगे, समाज देखेगा। तो इसके लिए चूँकि हमारे एसीबी हेडक्वार्टर की तरफ से निर्देश हैं कि हम हर महीने, हर वीक में अलग अलग स्थानों पे जाके जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अलग अलग पंचायतों में, नगर पालिका क्षेत्रों में, स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पर संबंधित जो भी ग्रामीण होते हैं, पब्लिक होती है, उनको हम अवेयर करते हैं कि भाई आप इसमें जो ये आपको रिश्वत के जाल में आप ना फंसें, आप रिश्वत दे के अपना काम ना करवाएं। अगर आपसे कोई भी लोक सेवक रिश्वत की मांग कर रहा है तो आप हमारे पास आइए। कई बार देखा जाता है कि सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वो यहाँ तक आते ही नहीं है, 2 पैसा दे के अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन हम उनसे यही अपील करते हैं कि आपको 2 पैसा भी क्यों देना है, जब आपका काम लीगल काम है और उनकी जिम्मेदारी है कार्मिकों की करने की, तो उसके बावजूद आप वहाँ क्यों फंस रहे हैं उनके पास। अगर वो रिश्वत मांग रहे हैं तो आप हमारे पास आइए और कार्रवाइयाँ हम करते हैं। और जब हमारी कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, और जब कार्रवाई होती है तो ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है। और जो भी कार्मिक है इस तरह का लोभ के या लालच के वशीभूत होकर रिश्वत ले रहा है, वो 100 बार सोचता है फिर कहीं एसीबी नहीं आ जाए। एसीबी का एक भय हो जाता है, खौफ हो जाता है कि मैं रिश्वत ले रहा हूँ तो कहीं एसीबी मुझे ट्रैप नहीं कर ले। तो वो एक अच्छे से मतलब सही दिशा में काम करता है, फिर रिश्वत मतलब नहीं मांगता है। फिर ये बताएं आप कि जो दलाल बीच में आते हैं उनको भी क्या उसी तरह से वो सज़ा के पात्र होते हैं? ऐसे दलालों को क्या वार्निंग देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए किस तरह की कार्रवाई है? देखिए पीयूष जी, अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि लोक सेवक स्वयं बात ना करके अपने किसी दलाल के मार्फत बात करता है और अपनी सहमति जताता है उसमें, और जो पैसे, जो रिश्वत के पैसे होते हैं, वो भी दलाल के मार्फत लिए जाते हैं। तो ऐसे मामलों में जब गिरफ्तारी होती है तो दोनों की होती है। इसमें दलाल को भी धारा 7A के तहत गिरफ्तार किया जाता है और लोक सेवक को धारा 7 के तहत। तो सेम वही ट्रायल चलता है, दोनों की गिरफ्तारी होती है और कोर्ट में इनको वही सज़ा होती है। अब हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि ये तो सरकारी कर्मचारियों के लिए हो गया, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो पैसे लेती है और भ्रष्टाचार प्राइवेट इंडस्ट्री में भी चरम पर है। तो क्या उन लोगों के लिए भी ये कार्रवाई है या नहीं है, आप किस तरह से कहना चाहेंगे? देखिए पीयूष जी, जो ये पीसी एक्ट के तहत हम कार्रवाई करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोक सेवकों पर लागू होता है। प्राइवेट कहीं इंडस्ट्री में कोई इस तरह का करप्शन हो रहा है या प्राइवेट सेक्टर में कहीं करप्शन होता है तो ये हमारा जो एक्ट है वहाँ पे लागू नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोक सेवक पे लागू होता है। तो सर, प्राइवेट लोग जो ऐसा करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए क्या कानूनी कोई प्रावधान नहीं है? जो लोग मतलब जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री में जो शिकार होते हैं इस चीज़ का, तो वो लोग किसके पास जाएं? अभी जैसे सरकारी वाले तो आपके पास आ रहे हैं, लेकिन वो किसके पास जाएंगे? देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर सरकार से संबंधित कोई काम है, मान लो किसी सरकारी एजेंसी से कोई काम है प्राइवेट सेक्टर का भी, और उसमें अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो वो तो पीसी एक्ट में कवर हो जाएगा।
लेकिन सिर्फ इंडस्ट्रीज प्राइवेट है या प्राइवेट सेक्टर है, उनका आपस में ही कोई घोटाला हो रहा है, गबन हो रहा है, तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो आईपीसी की धाराओं के तहत पुलिस में जा सकता है, 420 का केस दर्ज करा सकता है, उसमें ऑप्शन है। उसमें पीसी एक्ट चूँकि लागू नहीं होता है, लेकिन इस तरह का कोई गबन होता है, घोटाला होता है या एक्सटॉर्शन होता है तो आईपीसी की धाराओं के तहत वो कवर होता है और वो पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। सर, इस अनुभव से, आपकी जो जॉब है उसके अनुभव से आपको क्या लगता है कि आगे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस तरह के सख्त से सख्त कानूनों की आवश्यकता देश को पड़ने वाली है आगे, क्योंकि बहुत नए नए तरीक़ों से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके लिए रोकने के लिए किस तरह से पुलिस को अपना पावर दिखाना चाहिए? देखिए पीयूष जी, भ्रष्टाचार जो है ये पूरे देश के जो रीढ़ की हड्डी है उसको कमज़ोर करता है। देश विकास कहाँ करेगा जब अगर भ्रष्टाचार होएगा? तो इसलिए हमारी एजेंसी क्या करती है, हमारी एजेंसी 3 तरह से काम करती है। एक तो अगर कोई रिश्वत मांगता है तो डायरेक्ट उस पर ट्रैप की कार्रवाई की जाती है। दूसरा है कि अगर कोई पद का दुरुपयोग करता है, मिसयूज ऑफ ऑफिस, तो उसकी भी हमें शिकायत मिलती है, तो उस पर भी हमें कार्रवाई की जाती है। तीसरा है आय से अधिक संपत्ति का। अगर पता चलता है कोई भी लोक सेवक है और उसकी इतनी सैलरी मिलती है लेकिन उसने एक आलीशान कोठी ले रखी है, प्लॉट ले रखे हैं, फ्लैट ले रखे हैं, गाड़ियाँ ले रखी हैं लग्जरी, और आलीशान जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ऐसी भी कोई सूचना हमें मिलती है तो उस पर हम भी आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करते हैं एसीबी के तहत। और चूँकि भ्रष्टाचार है ये देश के लिए सही नहीं है, विकास के लिए, तो इसीलिए हमारी एजेंसी इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और हमारी कार्रवाई का बहुत असर होता है। जहाँ पर भी एसीबी की कार्रवाई होती है तो आप ये मान के चलें कि वहाँ पे कम से कम 2 महीना तो कम से कम 2 महीना कोई भी लोक सेवक रिश्वत लेने की नहीं सोचता है। और चूँकि हम आजकल तो जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 1064 हेल्पलाइन है कि अगर किसी के पास कोई भी संपर्क सूत्र नहीं है तो वो 1064 पर 1064 पर कॉल करके डायरेक्ट अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी वो जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो मतलब एसीबी एक तरह से आपके द्वार जनता के बीच में एसीबी पहुंच रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और एसीबी ये दिखा रही है लोगों को कि आप हमारे पास आइए, आप भ्रष्टाचार से ऐसे त्रस्त ना होइए, हमारे पास आइए। और भ्रष्टाचार पर एक प्रहार हमारी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। एसीबी के ये जो व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। इसी के साथ सर मैं ये जानना चाहूँगा, इस अनुभव से आप तो बनने निकले थे, एक डीएसपी को देख करके पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहे थे, यूपीएससी आपने बहुत तैयारी की, लेकिन आज आप लोक सेवकों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी बन चुके हैं एक तरह से, क्योंकि जो करप्ट होते हैं वो इस कार्रवाई का शिकार ज़रूर होते हैं। कैसा लग रहा है अब, और आगे किस तरह से आपका ड्रीम है कि आगे किस तरह से आप पदोन्नत होना चाहेंगे, क्या आपकी मतलब मंशा है? देखिए जो पुलिस की वर्दी वाला जो चार्म था, चूँकि वर्दी तो हमारी जैसे राष्ट्रीय पर्व आते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पे तो हम वर्दी पहनते हैं, और कोई भी हमारा सेरेमोनियल कुछ होता है हेडक्वार्टर पे तो वर्दी तो हमारी पहनी जाती है। अब रही बात एसीबी में, चूँकि एसीबी में देखो कोई भ्रष्टाचार पर जब अंकुश लगाते हैं और जो पीड़ित हमारे पास आता है, जो पीड़ित आता है उसमें पता चलता है कि मतलब इतना असहाय व्यक्ति, इतना निर्धन व्यक्ति जिसके पास ये नहीं पता कि खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, कल वो क्या खाएगा, शाम को क्या खाएगा, उससे अगर कोई लोक सेवक पैसे की डिमांड कर रहा है, कोई 10,000 मांगता है, कोई 50,000 मांगता है, तो वो व्यक्ति जिसके पास अपने खाने का नहीं है और वो उसको 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लग कहाँ से दे? तो जब ये देखते हैं ना और इस पर कार्रवाई करते हैं तो थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिलती है कि चलो ठीक है, एक गरीब की हमने सहायता की है। और चूँकि जो लोक सेवक है उसको तो सैलरी अच्छी मिल रही है, उसके बावजूद भी एक मतलब ये तो एक लूट हो गई। एक तो लूट हो गई कि मैं अपना पेट भरने के लिए दूसरे के पेट पे लात मार रहा हूँ, जबकि उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको अच्छा वेतन मिल रहा है, सरकारी जो भी है सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बावजूद भी एक गरीब से इस तरह से पैसे लेना रिश्वत के, तो ये सही नहीं लगते हैं। और इसमें बिल्कुल इसलिए मतलब एक संतुष्टि सी होती है कि अगर उस पर कार्रवाई होती है तो संतुष्टि सी होती है। ये थे राजेश जी आर्य, एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं। इनके संघर्षों की कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो के जो ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं इनके बारे में शायद ही अब तक इतना डिटेल से आपने कहीं सुना होगा, देखा होगा। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। तो देखते रहिए संघर्षों की कहानी के अगले एपिसोड के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।